नमस्कार, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं सरकारी जॉब न्यूज़। तो इस करंट अफेयर्स वीडियो में हम लोग बात करेंगे इन सब टॉपिक पे और भी कई सारे टॉपिक हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किस देश की संसद ने निजी और सरकारी कर्मचारियों को राइट टू डिस्कनेक्ट यानी काम की शिफ्ट खत्म होने के बाद अपने बॉस के कॉल या ईमेल का जवाब न देने की अनुमति का अधिकार वाला जो कानून है उसको मंजूरी दी है? आंसर का इसका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इस खबर पर काफ़ी भारत में भी काफ़ी चर्चा है। द हिंदू और तमाम अखबारों ने इस पर काफ़ी डिटेल में दिया है। जैसे आप द हिंदू में एक्सप्लेन्ड एक कॉलम है उसका, तो उसमें भी ये पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो ये ऑस्ट्रेलिया में ये कानून जो है वो पारित हो गया है। कानून का नाम है राइट टू डिस्कनेक्ट। ठीक है, 12 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया की संसद ने इस कानून को मंजूरी दी है। एक बार मैप के जरिए देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया को, फिर और डिटेल में समझते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो ये तो रहा अपना प्यारा भारत और अब चलेंगे हम लोग ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं। ठीक है, ये रहा ऑस्ट्रेलिया। यहाँ की राजधानी कैनबरा है और प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी अल्बनीज़। क्या नाम है? एंथनी अल्बनीज़। तो अब बात करते हैं कि राइट टू डिस्कनेक्ट होता क्या है, मतलब क्या हुआ। क्वेश्चन में तो आपने जाना ही, जो काफ़ी विस्तार में मैंने क्वेश्चन में बनाया था। देखिए, इसका मतलब ये हुआ कानून के तहत एक कर्मचारी अपने काम की शिफ्ट खत्म होने के बाद अपने बॉस के कॉल या ईमेल को इग्नोर करने का उसको हक मिलेगा। ये कानून एक कर्मचारी या श्रमिक को नियमित कामकाज के जो घंटे होते हैं, 8 घंटे हुआ या कहीं पर अलग अलग कानून है, कहीं 10 घंटे हुए, तो उनसे ज़्यादा अगर काम करवाए जा रहे हैं तो वो अनदेखी कर सकता है ईमेल का। और ये जो कानून है वो बनाया इसलिए गया है ताकि जो अगर कोई पेनल्टी लगती है या कोई कानूनी रूप से या बॉस की ओर से ही अगर कोई कार्रवाई होती है तो उससे बचा जा सके। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि एक कर्मचारी है जो कि अपने काम के शिफ्ट के बाद इन सब चीज़ों की बाकी जो देख रहे हैं आप, तो इन सब से छुटकारा पा सकता है, अपनी चैन की ज़िंदगी जी सकता है। इस कानून में साफ तौर पर यह बताया गया है कि काम के घंटे के बाहर अगर कोई भी एम्प्लॉय अगर जवाब नहीं देता है, फ़ोन नहीं उठाता है, ईमेल का जवाब नहीं देता है, तो अगर कोई कंपनी किसी कर्मचारी पर इसके लिए दंडित करती है तो उसको परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं और बहुत भारी भरकम जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है, कई सारी कंपनियों ने इसका विरोध किया है। ऑस्ट्रेलिया के कई कंपनियों में कई बिजनेस ग्रुप ने इस कानून का विरोध किया है। बिजनेस ग्रुप का मानना है कि इससे जो वर्क की जो प्रोडक्टिविटी है उस पर असर पड़ेगा और इससे जो संभावित आपराधिक जो दंड मिलेगा, यानी जो कानून है, पेनल्टी जो कंपनियों पर लगेगी, वो काफ़ी चिंताजनक है। अब ये समझते हैं कि किन देशों में राइट टू डिस्कनेक्ट जैसे कानून है और भारत में क्या स्थिति है। देखिए, सबसे पहला देश है फ्रांस, जिसने 2017 में ये कानून लागू किया था। उसके बाद फिर इटली, बेल्जियम, स्पेन, आयरलैंड और पुर्तगाल। तो ये इन देशों में ये जो कानून है वो लगा हुआ है। अगर सवाल हो कि भारत में इस तरह के कानून के लिए अब तक क्या हुआ है, तो देखिए, निजी तौर पर ये एक विधेयक पेश किया गया था। एनसीपी की जो सांसद है सुप्रिया सुले, उन्होंने कई बार इस तरह के कानून को प्रस्तावित किया था। पहली बार 2018 में लोकसभा में प्राइवेट बिल के तहत इसको पेश किया गया था, प्राइवेट बिल के तहत, और इसमें श्रमिकों के अधिकार की पैरवी की गई थी। और इस विधेयक में राइट टू डिस्कनेक्ट का भी प्रावधान था। हालांकि विधेयक जो है वो सदन का कार्यकाल समाप्त होने के साथ वो समाप्त हो गया था। फिर 2022 में भी सुप्रिया सुले ये विधेयक लेकर पहुंची थी, लेकिन प्राइवेट बिल था तो इसलिए बहुत ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। ओके, और ख़ास बात है कि कोरोना के बाद, कोरोना जो महामारी आई थी, उसके बाद से जो वर्क फ्रॉम होम हुआ, उससे कर्मचारियों को सहूलियतें तो मिली हैं वर्क फ्रॉम होम से ही काम करने की, लेकिन उसमें हुआ ये भी है इस दौरान कि उनको अप्रत्याशित रूप से बहुत ज़्यादा काम का दबाव भी झेलना पड़ रहा है। अब वो 24 घंटे एम्प्लॉय हैं अपने कंपनी के, अपने बॉस की, तो हर वक्त किसी भी वक्त काम आ जाता है और किसी वक्त काम करना होता है। तो ये स्थिति है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण है आपके यूपीएससी एग्जामिनेशन, पीसीएस एग्जामिनेशन, तमाम और भी दूसरे जो भी एग्जामिनेशन, उन सब में ये महत्वपूर्ण ये टॉपिक था जिसके बारे में मैंने आपको बताया। मुझे लगता है पूरी बात आप समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास दोस्ती 16 किस देश के जल क्षेत्र में फरवरी 2024 में आयोजित हुआ है? आंसर का मालदीव।
ठीक है। ये मालदीव में आयोजित किया गया युद्धाभ्यास और ये वहाँ की जो राजधानी है माले, उसी के पास हिंद महासागर क्षेत्र में किया गया 22 से 25 फरवरी तक। ठीक है, एक बार मैप के जरिए चलते हैं मालदीव की ओर और फिर और आगे समझते हैं। तो ये अपना प्यारा भारत है और यहाँ पर देख रहे हैं आप हिंद महासागर में ये है मालदीव। ठीक है, और यहाँ पर है माले, इसकी राजधानी। तो इसी के आसपास समुद्री क्षेत्र में ये आयोजन हुआ। दोस्ती 16 नाम क्यों रखा गया? क्योंकि ये 16वां संस्करण है। त्रिपक्षीय का मतलब क्या हुआ? मतलब 3 पक्ष हैं, भारत, श्रीलंका और मालदीव। ये तीनों युद्धाभ्यास कर रहे हैं। भारत की ओर से जहाज समर्थ, अभिनव, डोर्नियर, तो इन सब जहाज़ों ने वहाँ पार्टिसिपेट किया, हिस्सा लिया है। ओके, और श्रीलंका के नौसेना जहाज समुद्रा, उसने पार्टिसिपेट किया। बांग्लादेश में इसमें शामिल हुआ है, लेकिन वो ऑब्जर्वर कंट्री के तौर पर शामिल हुआ है, पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल हुआ है। 3 मुख्य तौर पर ये देश हैं, भारत, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, और अगर सवाल हो कि पहली बार आयोजन कब हुआ था दोस्ती अभ्यास, तो वो 1991 में हुआ था, भारत और मालदीव के बीच में। फिर 2012 में श्रीलंका भी इसमें, उसने भी पार्टिसिपेट किया था श्रीलंका ने। आखिरी बार 2021 में आयोजित हुआ था और इस बार फिर से आयोजित हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर और डिटेल बताएंगे। भारत, श्रीलंका और मालदीव के संयुक्त सैन्य अभ्यास के दौरान किस देश का जासूसी जहाज माले पहुंचा? माले यानी मालदीव की राजधानी पे। आंसर का चीन का जासूसी जहाज वहाँ पहुँचा है और उसका फोटोग्राफ दिखा देना चाहता हूँ। ये है जासूसी जहाज, इसका नाम क्या है? जियांग यांग होंग 303, जियांग यांग होंग 03। इसके बारे में मालदीव की सरकार ने बहुत कुछ नहीं बताया है। जिस दिन ये माले पहुंचा, उसी दिन भारत श्रीलंका के जहाज त्रिपक्षीय नौसैन्य अभ्यास के लिए माले पहुंचे थे और ये सर्वे जहाज भी वहाँ मौजूद था। करीब 1 महीने से ये मालदीव के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में ये मौजूद है, जहाज 1 महीने से घूम रहा है। और फिर ये जहाँ पर, जिस जगह पर युद्धाभ्यास चल रहा था, उसके पास ही ये पहुँच गया। ठीक है, और ये आपको पता है कि भारत और मालदीव के रिश्ते में थोड़ी खटास सी अभी है और मालदीव चीन से अपनी नज़दीकियाँ बढ़ा रहा है। जनवरी 2024 में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने चीन का दौरा भी किया था। ठीक है, तो ये 3 पक्ष है, उन सबको देख लेते हैं कौन कौन से पक्ष रहे। तो भारत है, भारत के बारे में जानते हैं। श्रीलंका की बात कर लें, यहाँ ये श्रीलंका है। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? रानिल विक्रमसिंघे हैं। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं दिनेश गुणवर्धने। राजधानी कई सारी हैं, जैसे श्री जयवर्धने पुरैकोट्टे वो विधायी राजधानी है और कोलंबो कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है। ठीक है, और मालदीव की बात कर लें, मालदीव की राजधानी माले, राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू जो कि चीन के समर्थक माने जाते हैं। आबादी लगभग 5,15,000 के आसपास है। मुद्रा है मालदीवियन रुपया। ठीक है, और इसमें चीन भी घुस आया है अपना जहाज़ लेकर, और वो खुफिया और निगरानी करने वाला जहाज़ है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और उससे पहले आपको बताऊं कि इसका PDF अवेलेबल है सरकारी जॉब न्यूज़ के ऐप पर, आप डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। और अगर आप एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं तो करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और ये कुछ मेंबरशिप प्लान्स हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो इसके ज़रिए करंट अफेयर्स की तैयारी शानदार हो जाती है। और 2 तरह के मेंबरशिप प्लान हैं। एक बेसिक मेंबरशिप प्लान है जो कि SSC, स्टेट SSC, पुलिस, टीचर, इन सब लेवल का है, और दूसरा IAS PCS मेंबरशिप प्लान, और वो UPSC स्टेट के जो राज्यों के PCS एग्जामिनेशन उन सब के लिए है। तो देखिएगा जरूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, काफ़ी काम का है ये आपके। इसके ज़रिए आपको तय अवधि तक, अगले 6 महीने या 1 साल तक करंट अफेयर्स का PDF, वीडियो, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलता है। और पिछले भी 2 साल के आपको कंटेंट मिल जाते हैं, PDF मिल जाता है। तो करंट अफेयर्स ऐसी चीज़ है जिसमें लेटेस्ट चीज़ें आती हैं और लेटेस्ट चीज़ हर दिन पढ़ना पड़ता है। उसका कोई एक सिलेबस फिक्स नहीं होता है कि यहीं से आएगा, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है और तमाम एग्जामिनेशन के लिए। देखिए जरूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ऐप का, सरकारी जॉब न्यूज़ के ऐप का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन फरवरी 2024 में भारत के किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में हुआ? आंसर का लद्दाख। ठीक है, और दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील कौन सी है? पैंगोंग से लेक।
पैंगोंग त्सो लेक। ओके, तो सर्दियों में खारे पानी की ये जो झील है वो बर्फ़ से जम जाती है। टेम्परेचर 0 से 30 डिग्री सेल्सियस नीचे तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो वहीं पर ये एडवेंचर स्पोर्ट्स फाउंडेशन ऑफ लद्दाख ने यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया था और सेना की ओर से भी उसकी मदद से भी ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था 14,273 फीट की ऊंचाई पर, और अभी -10 डिग्री सेल्सियस पर वो ये मैराथन किया गया। मैराथन मतलब जमी हुई झील पर दौड़। एक बार वो देख भी लेते हैं, प्यारा भारत रहा अपना, और चलते हैं लद्दाख में पैंगोंग त्सो लेक पर। ठीक है, तो यहाँ ये देख रहे हैं आप, ये है पैंगोंग त्सो लेक जो कि काफ़ी लंबी है, उसमें काफ़ी हिस्सा भारत में भी है। ठीक है, तो यहीं पर ये जो झील है वो जमी हुई है इंडिया के हिस्से में, मतलब चारों तरफ जमी हुई है, उस तरफ भी, लेकिन भारत के हिस्से में जो जमी हुई है वहीं पर मैराथन आयोजित किया गया था। 21 किलोमीटर और 10 किलोमीटर का दो श्रेणी का था वो। 20 फरवरी को आयोजित किया गया था, इम्पॉर्टेंट बात है। और इसमें 7 देशों के 120 धावक इसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया। जमी हुई झील पर वो सब दौड़े। ठीक है, तो पिछले साल भी ये आयोजित किया गया था 2023 में, और उस वक्त ये मैराथन गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड उसमें दर्ज हुआ था। मैराथन का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि विकास की जो गति है उसमें तेज़ी करने के लिए सीमावर्ती गाँवों में अस्थायी जो शीतकालीन पर्यटन है उसको बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, ये कार्यक्रम केंद्र सरकार के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के हिस्से के रूप में आयोजित किया जाता है। ओके, पैंगोंग त्सो लेक के बारे में तो मैंने काफ़ी कुछ बताया ही, कुछ और बताऊं। ये 135 किलोमीटर लंबी है, काफ़ी कुछ हिस्सा वो भारत में है, लैंड लॉक्ड झील है, और ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। 1/3 हिस्सा भारत और बाकी हिस्से पर चीन का कब्जा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इससे होकर गुजरता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों के पवित्र अवशेष के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए 22 सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधि मंडल किस देश में पहुंचा है? आंसर होगा थाईलैंड। ये फरवरी में पहुंचा है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। पवित्र अवशेषों का प्रदर्शनी वहाँ हुई और वहाँ पर स्वागत किया गया था। ठीक है, तो ये आयोजन जो है ना वो 22 फरवरी से शुरू हुआ है, 19 मार्च तक ये चलेगा, और अवशेषों को 19 मार्च को वापस ले आया जाएगा इंडिया में। ठीक है, तो 26 दिवसीय ये ऐतिहासिक प्रदर्शन के लिए भगवान बुद्ध और उनके 2 जो सम्मानित शिष्य थे, अर्हाता सारिपुत्र और अर्हाता मौदगलायन, तो इन दोनों के पवित्र अवशेषों को वहाँ प्रदर्शनी के लिए ले जाया गया है। ठीक है, तो थाईलैंड भी देख लेते हैं, एक बार मैप के ज़रिए समझ लेते हैं थाईलैंड। तो ये तो रहा अपना प्यार भारत, थाईलैंड यहाँ पर है। ये वाला जो हिस्सा है ये है थाईलैंड, उसकी राजधानी है, क्या है राजधानी? बैंकॉक। ओके, 22 सदस्यीय जो प्रतिनिधि मंडल है वो यहाँ पर पहुँचा है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। प्राइम मिनिस्टर कौन है? श्रेथा थविसिना। श्रेथा थविसिना, ये थाईलैंड। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज का नाम बताएं जिसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2024 में किया। क्या नाम है इसका? आंसर होगा सुदर्शन सेतु। क्या है? सुदर्शन सेतु। सुदर्शन सेतु। तो इस केबल ब्रिज का उद्घाटन 25 फरवरी को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया। कहाँ पर ये स्थित है? तो ये ब्रिज जो है ना गुजरात के द्वारिका जिले में स्थित है, द्वारिका में। ठीक है, मैं एक बार इसका वीडियो भी दिखा देना चाहता हूँ। तो ये द्वारिका द्वीप को मुख्य भूमि ओखा से जोड़ता है। ठीक है, तो ये वहीं है, और ये द्वारिका शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है, जहाँ पर भगवान कृष्ण का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर स्थित है। ओके, तो ये देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज है। केबल का मतलब केबल से ये टंगा हुआ है। ओके, उसी से ये स्थिर है ये ब्रिज। ओके, इस पुल का निर्माण 2016 में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की मंजूरी से शुरू हुआ था, मतलब गवर्नमेंट की मंजूरी से। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला 2017 में रखी थी, और ये अब 2024 में बन चुका है। 2.32 किलोमीटर लंबा है ये, और 900 मीटर ये सेंट्रल
डबल स्पैन केबल पर आधारित है और 2.45 किलोमीटर लंबा अप्रोच रोड भी इस पर बनाया हुआ है। पुल की जो चौड़ाई है वो 89 फीट है, 27.2 मीटर। ठीक है, 4 लेन वाला ये ब्रिज है। थोड़ा डिटेल भी मैं आपको बता दूं यहाँ पर। ठीक है, तो ये सब जो डेटा है ये भी महत्वपूर्ण है। 2.32 किलोमीटर ये लंबा है, 4 लेन वाला ये ब्रिज है और निर्माण लगभग 979 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया गया। ठीक है, तो देश का सबसे लंबा ये केबल ब्रिज कहेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट बात बताऊं, देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज वो सुदर्शन सेतु है गुजरात में। देश का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है, तो वो अटल सेतु मुंबई में है। जनवरी में इसका उद्घाटन किया गया था। और देश के सबसे लंबे स्टील ब्रिज वो कौन है, महात्मा गांधी सेतु, पुनर्निर्माण हुआ था 2022 में। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। गुजरात की भी बात कर लेते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल, गवर्नर है आचार्य देवव्रत और राजधानी है गांधीनगर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने कई अकाउंट को बंद करने के भारत सरकार के कुछ कार्यकारी आदेशों पर असहमति वाला बयान जारी किया, असहमति जताई? आंसर का एक्स, इसका पुराना नाम ट्विटर था। तो न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, एक्स डिसएग्री विद सेंटर्स सेंसरशिप ऑर्डर, कॉल फॉर ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी। तो एक बड़ी बात है, उसने कहा कि बहुत सारे ऐसे अकाउंट, मतलब बहुत सारे अकाउंट को बंद करने को का गवर्नमेंट के द्वारा हमें निर्देश प्राप्त हो रहा है, आदेश प्राप्त हो रहा है। उसमें से कई सारे ऐसे भी हैं जो किसान आंदोलन जो चल रहा है, तो उसमें जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उसके समर्थन में जो ट्वीट हो रहे हैं ना, बहुत सारे ऐसे ट्विटर अकाउंट हैं जिसको हटाने या ट्वीट को डिलीट करने का आदेश मिल रहा है और हम इससे असहमत हैं। चूँकि भारतीय कानून है उसके मुताबिक हमें इसको डिलीट करना है, तो हमने डिलीट किया है, लेकिन हम सरकार के इस फैसले से सहमत नहीं है। तो एक्स के इस बयान पर भारत सरकार ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आईटी मिनिस्ट्री की ओर से जो अखबारों ने लिखा है कि एक्स के बयान की वो समीक्षा कर रहा है और जल्द ही इस पर मतलब जवाब देगा। ओके, तो ये पूरा जो मसला है वो आपने जाना। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वचालित मार्ग के तहत अंतरिक्ष क्षेत्र में यानी ऑटोमेटिक रूट के जरिए अंतरिक्ष क्षेत्र के कई हिस्सों में कितने प्रतिशत अधिकतम एफडीआई की मंजूरी दी है? आंसर का 100% तक। ठीक है, कितने प्रतिशत अधिकतम कह लीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये 100% तक किया है और ये न्यूज़ देख रहे हैं द हिंदू में, ये न्यूज़ है। ऑटोमेटिक रूट जो है उसका मतलब ये होता है कि इसमें विदेशी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भारत सरकार या आरबीआई की उसको अनुमति की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, और उसके हिस्सेदारी खरीदने में अगर कोई कंपनी है तो एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ, मतलब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हो गया किसी काम को लेकर। ठीक है, अच्छा, 2 तरीके का होता है, एक गवर्नमेंट रूट होता है और एक होता है ऑटोमेटिक रूट होता है। ऑटोमेटिक में तो ये होता है कि सरकार या फिर आरबीआई से अनुमति की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और दूसरा होता है गवर्नमेंट रूट। उसमें क्या होता है कि विदेशी ऑर्गेनाइजेशन को भारत सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो स्पेस सेक्टर में काम के लिए अब इसको 100% एफडीआई को मंजूरी दे दी गई है। कुछ क्षेत्रों में 100% मंजूरी दी गई है। उनमें कौन से हैं? जैसे इसमें सैटेलाइट, ग्राउंड सेगमेंट, यूजर सेगमेंट के लिए कंपोनेंट सिस्टम, सब सिस्टम, इन सब की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए 100% कर दिया गया। हालांकि कुछ चीज़ के लिए 49% ही है, जैसे लॉन्च व्हीकल बनाना हुआ, सब सिस्टम बनाना हुआ, मतलब सैटेलाइट को लॉन्च और उसके रिसीव करने के लिए जो स्पेस पोर्ट का निर्माण है उन सब का निर्माण हुआ, तो उसमें 49% जो है ना वो होनी चाहिए। 49% की ही अनुमति है वहाँ से। ओके, और सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशन इन सब काम में 75% तक अनुमति है ऑटोमेटिक रूट से। ठीक है, पूरी बात समझ गए। 100% किस में है? ऑटोमेटिक जो परमिशन है एफडीआई की, तो उसमें जैसे सैटेलाइट हो गया, ग्राउंड सेगमेंट हो गया, यूजर सेगमेंट के लिए कंपोनेंट ये सब बनाना है, मतलब सैटेलाइट के कंपोनेंट ये सब बनाने के लिए। ठीक है,
चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारतीय मूल के पहले ऐसे व्यक्ति का नाम बताएं जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी बीबीसी के अध्यक्ष बन गए हैं। आंसर होगा समीर शाह। ये नाम आपको इससे पहले भी आपने सुना होगा। दिसंबर में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये तय किया था कि समीर शाह को जो है ना वो चेयरमैन बनाया जाए। ओके, अब उनको ये नियुक्ति दे दी गई है। तो न्यूज़ लेटेस्ट आप देख रहे हैं, ये 22 फरवरी का न्यूज़ है। ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट ने इनको चुना बीबीसी के अध्यक्ष के तौर पर। 71 ईयर के हैं। उनका जन्म भारत में हुआ था, औरंगाबाद में, और 1960 में वो ब्रिटेन में चले गए थे और फिर वहाँ पर मीडिया इंडस्ट्री में 4 दशकों तक उन्होंने काम किया अलग अलग जगहों पर। अगला क्वेश्चन, विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 27 फरवरी को। ठीक है, एनजीओ दिवस। उद्देश्य ये है कि एनजीओ के जो बहुत सारे योगदान है समाज में उसके प्रति जागरूकता बढ़ाना, और इस दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने और यूरोपीय यूनियन इन सब ने की हुई थी 2014 में। ठीक है, और इस बार की थीम क्या है? इस बार की थीम है सतत भविष्य का निर्माण, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए गैर सरकारी संगठनों की भूमिका। ठीक है, अंग्रेजी में कहेंगे इसको बिल्डिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर, द रोल ऑफ एनजीओ इन अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो ये था महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपके एग्जामिनेशन के लिए। पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं सरकारी जॉब न्यूज़ के ऐप से। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब मिलते हैं कल। बाय।